Good morning to all of you. So, beta, in the last class, we have discussed about nucleophilic substitution reactions in haloarenes. ये देखा था कि वहाँ पे NSR नहीं पॉसिबल होता है ड्यू टू सर्टेन रीजन्स। 3 से 4 रीजन्स थे जो हमने वहाँ डिस्कस किए थे। और फिर हमने ये भी देखा था कि यदि हम NSR वहाँ कराना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो बेसिकली हम ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ कराते थे बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर है दैट इज़ योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हेलोबेंजीन ESR in haloarenes। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की हम बात करेंगे हेलोएरेन्स के अंदर। ESR में जनरली हम 5 रिएक्शंस को पढ़ते हैं बेटा। वन इज़ हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फोर्थ इज योर फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फिफ्थ इज फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। तो इन 5 रिएक्शंस को जनरली कहा जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन से रिलेटेड सिस्टम में जनरली ऑपरेट करती है। नाउ इस चीज़ को आगे करने से पहले हमने एक बार ये देखना है कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को हेलो बेंजीन्स जो हैं वो किस पोजीशन पे ओरिएंट करेंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूँ जब हमने बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थी। यदि बेंजीन से डायरेक्टली कनेक्टेड एटम के ऊपर लोन पेयर होते हैं बेटा तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। तो सेम काम यहाँ भी है। यदि आप हेलो बेंजीन की बात करते हो तो यदि मान लीजिए यहाँ पे मैंने हेलोजन ले लिया, सपोज कीजिए मैं Cl ले लेता हूँ, तो दिस विल बी द स्ट्रक्चर। डायरेक्टली कनेक्टेड एटम कैरी लोन पेयर, देयरफॉर जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होंगे या तो वो ऑर्थो पोजीशंस पे आके जुड़ेंगे या फिर वो पैरा पोजीशंस पे आके जुड़ेंगे। तो इसको जनरली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोला जाता है, क्लोरो या हेलो जो बेंजीन से अटैच्ड है इस पर्टिकुलर केस में। तो सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट बात है दैट विल बी दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यदि मैं ESR रिएक्शन यहाँ पे कराऊंगा तो सभी रिएक्शंस के अंदर मुझे एक प्रोडक्ट ऑर्थो मिलेगा, दूसरा प्रोडक्ट पैरा मिलेगा, मैं इस दोनों का मिक्सचर मिलेगा बेटा। अब हमने इसी चीज़ को देखना है कि जब हम ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन पे अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल का तो वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी और कैसे जो है हम उसको टैकल करेंगे। नाउ ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बेटा कि जो हेलोजेंस होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। हेलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप बट स्टिल दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। समझिएगा इसको। यदि आप ESR रिएक्शंस की बात करते हो तो ESR रिएक्शंस में जो हेलोजेंस हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट यदि आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक करते हो सो ऑल द हेलोजेंस आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, देयरफॉर दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। अब इसी चीज़ को हमने जो है एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों। मैं जनरली थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ये किसकी वजह से होते हैं? ड्यू टू -I इफेक्ट, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। एंड दीज आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ड्यू टू +R इफेक्ट, रेजोनेंस की वजह से। बट -I इफेक्ट जो होता है हेलोजेंस के केस में दैट विल बी मोर डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, ये एक्सेप्शन है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जनरली रेजोनेंस जो होता है वो स्ट्रोंगर होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, बस इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो इंडक्टिव इफेक्ट है दैट विल बी मोर डोमिनेटिंग एज कम्पेयर टू रेजोनेंस। उसका रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
यदि हम रेजोनेंस की बात करते हैं बेटा, तो रेजोनेंस के अंदर सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स की डीलोकलाइजेशन होती है। तो यदि मान लीजिए बेंजीन रिंग से अटैच्ड यहाँ पे मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है, एक बार मान लीजिए ब्रोमीन जुड़ा है और एक बार मान लीजिए आयोडीन जुड़ा है। अब यहाँ जो कार्बन की ऑर्बिटल यूज होनी है दैट विल बी 2p, हर किसी में वो तो 2p रहेगी। क्लोरीन में कौन सी होगी 3p, ब्रोमीन में कौन सी होगी 4p और आयोडीन में कौन सी होगी 5p। तो जैसे जैसे हम आते हैं जो ऑर्बिटल इंट्रैक्शंस हो रही है, क्लोरीन के केस में है वो है 2p 3p, ब्रोमीन में है 2p 4p, आयोडीन में है 2p 5p। तो जो ओवरलैपिंग होने के चांसेस हैं बेटा ड्यू टू डी सिमिलर साइज वो बहुत कम होते हैं, और इसी वजह से जो रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ ऑपरेट करता है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। हाँ, बट इतना है कि वो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़रूर इंक्रीज़ कराएगा, और उसी वजह से ये क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। लेकिन सभी के सभी हेलोजेंस की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है, तो देयरफॉर दे आर माइनस आई इफेक्ट शो करेंगे वो, और इसी वजह से वो भी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज़ करेंगे। तो इसी चीज़ को मैं आपको एक बार ऑर्थो प्रोडक्ट की फॉर्म में दिखाता हूँ, पैरा की फॉर्म में आप उसको अपने आप करके देखिएगा एक बार। मान लीजिए ये मेरे पास हेलो बेंजीन है कोई, और इस पे क्या करता हूँ मैं इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराता हूँ बेटा ऑर्थो पोजीशन। ध्यान से देखिएगा, तो ऑर्थो पोजीशन मेरे पास या तो ये पोजीशन होगी बेटा, आइदर इट विल बी दिस पोजीशन। तो जब ऑर्थो पोजीशन पे ये जुड़ेगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज। तो ये किसके साथ जुड़ सकता है, ये जुड़ सकता है इलेक्ट्रॉन रिच के साथ। तो हम क्या करते हैं, मैं उसको बाद में एक ही स्टेप में भी दिखाऊंगा, बट अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं इस डबल बॉन्ड को क्या करता हूँ ब्रेक कर देता हूँ बेटा, और ब्रेक इस तरीके से करता हूँ कि इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आए और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए। तो ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोफाइल का जो पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, दे विल कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए बॉन्ड। और यहाँ जो दूसरा एटम होगा दैट विल बी योर हाइड्रोजन, यहाँ पे हेलोजन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है और बाकी जो है वो एसिड। ध्यान से देखिएगा, अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये स्ट्रक्चर स्टेबल तब हो सकती है जब जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं। बट यदि आपने अभी देखा था कि जो हेलोजन है दे आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो इस कार्बन से ये जो हेलोजन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा बेटा, विड्रॉ करेगा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो दिस कार्बन इज गोइंग टू बी मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ हेलोजन। सो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी दिस विल बी लेस स्टेबल बनेगी ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। लेकिन साथ के साथ में यहाँ और क्या ऑपरेट करता है बेटा, देखिए यदि इसी स्ट्रक्चर को मैं दोबारा लिखता हूँ तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आई है दैट विल बी पॉजिटिव चार्ज एच ई, और यहाँ है हमारा हेलोजन। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि ये प्लस आर इफेक्ट की वजह से इस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, जब आप ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कराते हो तो देयर विल बी टू पॉसिबिलिटीज़। one possibility is of electron withdrawing group which is going to make less stable the structure. Second is the possibility of plus R effect which is going to be more stable. तो इन दो इफेक्ट्स के अंदर एक इंडक्टिव इफेक्ट है, एक रेजोनेंस इफेक्ट है। तो रेजोनेंस इफेक्ट से ये कंफर्म है कि माइनस चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है ऑर्थो और पैरा पोजीशन, और इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ये क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होते हैं। बट यदि इसको आप माइनस आई के इफेक्ट से देखोगे तो माइनस आई क्या करता है, इस रिंग को फर्दर और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाता है। और इलेक्ट्रोफाइल के रिस्पेक्ट में एक बात मैंने आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताई थी जब हमने बेसिक पार्ट किया था, इलेक्ट्रोफाइल्स ऑलवेज अटैक्स एट दैट साइट वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम।
तो यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है वो, तो जनरली क्या होगा कि वहाँ ESR होने के जो चांसेस हैं वो भी कम होंगे। सो इन दो चीज़ों को बड़े ध्यान से आपने समझना है कि हेलोजन जो है वो -I इफ़ेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, लेकिन +R की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, और इसी वजह से वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। लेकिन यदि इसको मैं थोड़ा सा और बेटर एक्सप्लेन करता हूँ तो आपने ये ध्यान रखना है कि इट इज़ अ वीकली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मॉडरेटली ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होते हैं हेलोजन। रीज़न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेजोनेंस का पार्ट होता है वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की वजह से पुअर होता जाता है जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं। सो यहाँ से मेनली जो चीज़ें आपने याद रखनी है बेटा वो ये दो ही चीज़ें हैं कि हेलोजन जो है जब बेंजीन से जुड़ता है तो वो दो इफेक्ट शो करता है, वन इज़ -I, सेकंड इज़ +R, और -I जो होता है दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्ग इन केस ऑफ हेलोजन। एक्सेप्शन है ये, नॉर्मली जो रेजोनेंस है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है इंडक्टिव इफेक्ट को, बट इस पर्टिकुलर केस में जो है -I डोमिनेट करेगा हेलोजन को, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नाउ यदि हम अब इनकी ESR रिएक्शंस की बात करें तो 5 ESR रिएक्शंस हमने पढ़ी हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन में क्या होता है देखिएगा, ये हेलोबेंजीन है, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे X2FeX3 के साथ या AlX3 के साथ, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। बेसिकली ये जो हैं ये लेविस एसिड होते हैं और इनका काम सिर्फ इतना ये है कि ये इलेक्ट्रोफाइल की जो जनरेशन होती है उसमें हेल्प करते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। तो क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो यहाँ से हमें दो प्रोडक्ट मिलेंगे, एक ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन और दूसरा प्रोडक्ट जो हमें मिलेगा दैट विल बी पैरा डाई हेलोबेंजीन। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, और एक चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, यदि ऑर्थो डाई हेलोबेंजीन और पैरा डाई हेलोबेंजीन हमारे पास बनते हैं, दिस कैन बी वेरी इजी टू सेपरेट बिकॉज ऑफ देयर हाई मेल्टिंग पॉइंट। पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू ऑर्थो। नाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ AlX3 एंड FeX3 इन रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। ये हेलोजन एटम है बेटा, यहाँ आपके पास लोन पेयर होंगे, AlX3 में लूँ या FeX3 लूँ। अब AlX3 में एल्यूमिनियम जो है वो लेविस एसिड है बेटा, बेसिकली कंपाउंड ही लेविस एसिड है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब होता क्या है, इनके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, ये इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। अब ये जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो देयर विल बी बॉन्ड क्लीव किस तरीके से होगा देखिएगा बेटा, AlX4- बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन की है एल्यूमिनियम ने, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे जो हेलोजन ले जाएगा तो दूसरे हेलोजन पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी X पॉजिटिव। कार्बोकटाइन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा यहाँ पे। So the function of using these Lewis acid is the simply in the production of electrophile. Now second process की यदि हम बात करें, second जो process है हमारी that is नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के केस में क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, नाइट्रोनियम आयन को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। Now what is नाइट्रोनियम आयन? नाइट्रोनियम आयन इज योर NO2 पॉजिटिव। इस आयन को नाइट्रोनियम आयन कहा जाता है। अब नाइट्रोनियम आयन के लिए हमें जो चाहिए होता है बेसिकली इस रिएजेंट को बनाने के लिए जो हम रिएजेंट यूज़ करते हैं दैट रिएजेंट विल बी कंसनट्रेटेड H2SO4 प्लस नाइट्रिक एसिड। इन दोनों की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, नाइट्रोनियम आयन बनाते हैं। तो जब मैं नाइट्रेशन करूँगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो है NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट विल बी द रिएक्शन। यदि हम उसको करके देखते हैं
यहाँ पे X लगा हुआ है हेलोजन, और आपने यदि इसकी रिएक्शन कराई कंसनट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ, तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे दैट आर XNO2 प्लस इसी का पैरा आइसोमर बनेगा बेटा। यहाँ X होगा पैरा पोजीशन पे जो है NO2। थर्ड, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा, दैट इलेक्ट्रोफाइल इज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, ध्यान रखिएगा। SO3 यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, और रीअरेंज होने के बाद थोड़ा सा जब प्रोटॉन शिफ्ट करता है यहाँ पे, तो ये SO3H सल्फोनिक एसिड में चेंज हो जाता है। सल्फोनेशन के लिए जो रिएजेंट हमें चाहिए, दैट रिएजेंट विल भी कई सारे हो सकते हैं। उनमें से जनरली कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड होता है, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड होता है, या फिर ओलियम हो सकता है। ओलियम हम पी ब्लॉक में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओलियम होता है H2S2O7, दिस इज नोन एज ओलियम। तो जब आप रिएक्शन कराओगे किसी भी हेलोबेंजीन की इस रिएजेंट के साथ, मान लीजिए मैंने H2SO4 ले लिया कंसनट्रेटेड, तो यहाँ से जो दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे दीज आर XSO3H और एक इसी का पैरा आइसोमर बनेगा। आईयूपैक नेम आप चेक करोगे तो सल्फोनिक एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे होता है। तो नेम जो आएंगे आपके पास, एक का आएगा 2 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और एक का आएगा 4 हेलो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड असाइलेशन। एल्काइलेशन और असाइलेशन की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो एक प्रोसेस में हम एल्काइल ग्रुप को ऐड कराएंगे बेंजीन रिंग पे, और एक प्रोसेस में कराते हैं असाइल ग्रुप को। असाइलेशन एंड सेकंड इज एल्काइलेशन। तो एल्काइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इलेक्ट्रोफाइल विल बी आर पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोफाइल आर पॉजिटिव होता है। और असाइलेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है दैट विल बी असाइल आयन, RCO पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब ये बनते कैसे हैं? एल्काइलेशन का जो रिएजेंट होता है दैट रिएजेंट इज योर एल्काइल हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड कैटलिस्ट, और असाइलेशन का जो होता है दैट विल बी असाइल हैलाइड RCOX इन द प्रेजेंस ऑफ ALX3। ALX3 का वही काम है जो ऑलरेडी हमने हेलोजिनेशन में डिस्कस किया था। ये RX के बॉन्ड को क्लीव को आसान बनाता है। ये जो X है वो ALX3 के साथ चला जाएगा, और हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी, यहाँ हमें जब ये क्लीव होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, एक मिलेगा R पॉजिटिव और एक मिलेगा ALX4 नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ भी वही काम होगा बेटा, RCO पॉजिटिव एंड ALX4 नेगेटिव। तो यदि मुझे एल्काइलेशन करानी है तो मैं इस रिएजेंट को यूज़ करूँगा, असाइलेशन करानी है तो इस रिएजेंट को मैं यूज़ करूँगा। प्रोडक्ट भी सिमिलर बेसिस पे बनेंगे। एल्काइलेशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे R ग्रुप जुड़ेगा, असाइलेशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे COR ग्रुप जुड़ेगा। रिएक्शन यदि हम कराते हैं, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हेलोबेंजीन है, सपोज कीजिए मैंने इसकी एल्काइलेशन कराई बेटा, पूरा नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा। यहाँ हम इसकी असाइलेशन करा रहे हैं, तो रिएजेंट वही रहेंगे जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, उनको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या क्या बनेंगे देखिएगा। एक में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो पोजीशन पे R जुड़ेगा, और दूसरे में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे R ग्रुप जुड़ेगा। सिमिलर बेसिस पे असाइलेशन में भी यही काम होगा। असाइलेशन में क्या बनेगा, एक पे तो पैरा पोजीशन पे COR ग्रुप जुड़ेगा, और दूसरे में यही ग्रुप कहाँ जुड़ेगा बेटा, ऑर्थो पोजीशन XCOR।
सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। अब बात आती है कि आर ग्रुप जो है हमारा एल्काइल ग्रुप है, तो जो स्ट्रक्चर हम असाइल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड के लेके चलेंगे वही स्ट्रक्चर का जो आर ग्रुप है यहाँ रिप्लेस करेगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के रिस्पेक्ट में मैं एक बात आपको बता देता हूँ, हाल दो एनसीईआरटी में जो है उससे रिलेटेड कोई जिक्र नहीं है, बट फिर भी वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, सुनिएगा ध्यान से उस चीज़ को। जैसे मान लीजिए मैंने ये कोई रिएजेंट लिया बेटा, CH3 CH2 CH2Br, और मैं इसकी AlBr3 के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे जो है एल्काइल ग्रुप जो कैटाइन मेरे पास जनरेट होगा दैट विल बी CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। समझिएगा इस चीज़ को ध्यान से। अब यदि आप इस चीज़ को ध्यान से देखते हो, जो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि कार्बोकटाइन जो होता है दैट विल टेंड्स टू मोर स्टेबिलिटी, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने की कोशिश में रहता है हमेशा। अब यहाँ जो कार्बोकटाइन बना है दिस विल बी ए प्राइमरी कार्बोकटाइन, समझिएगा इसको ध्यान से। लेकिन यदि मैं सेकंड कार्बन से ये जो कार्बन है इसके एक हाइड्रोजन को इस कार्बन पे शिफ्ट करा दूँ तो देखो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, CH3। जब एक हाइड्रोजन यहाँ से चली जाएगी तो यहाँ बचेगा CH, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन जाएगी तो ये हो जाएगा CH3, और जो प्लस चार्ज जब प्राइमरी कार्बन पे था वो कहाँ आ जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, यदि आप फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराते हो बाय यूजिंग दिस रिएजेंट जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ऐसे केस में यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, ये जो लिखे हुए हैं दोनों। बट ध्यान रखिएगा जो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन से प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी, इट विल बी ए मेजर प्रोडक्ट एंड दिस विल बी ए माइनर प्रोडक्ट। कार्बोकटाइन जहाँ भी बनता है बेटा वहाँ उसकी स्टेबिलिटी आपने ज़रूर एक बार चेक करनी है कि वो स्टेबिलिटी गेन तो नहीं कर रहा है। यदि वो स्टेबिलिटी गेन करेगा तो डेफिनेटली जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिलेगा वो मोर स्टेबल कार्बोकटाइन से ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। और इन चीज़ों पे मैंने बहुत फोकस किया है बेटा, जो बेसिक पार्ट हमने डील किया था उस टाइम, तो यदि आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो उनको प्लीज़ देखिएगा एक बार। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि ये लिमिटेशन है कि यदि यहाँ पे मोर स्टेबल कार्बोकटाइन बनता है तो वो हमेशा रीअरेंज होता ही होता है। सो दीज आर द 5 ESR रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जो हमने पढ़नी है इन द केस ऑफ हेलोएरेज। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बेटा जैसे ही हम अब सेकंड यूनिट पे आएंगे या थर्ड पे चलेंगे फिर फोर्थ पे चलेंगे तो जनरली वहाँ पे एरोमेटिक फंक्शनल ग्रुप के अंदर वहाँ ESR का हमेशा जिक्र होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। और इन ESR में यही 5 रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जो हमने अभी पढ़ी थी, इनके रिएजेंट भी यही रहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी ऐसे ही बनेंगे, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि जो बेंजीन रिंग से जो ग्रुप जुड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग उसकी सिर्फ ओरिएंटेशन चेंज होगी बेटा। ओरिएंटेशन चेंज होने का मतलब क्या है कि या तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा या फिर मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे ऑर्थो प्लस पैरा, या फिर हमें मिलेगा मेटा है। और एक चीज़ और मैं आपको यही बता देता हूँ, ये जितने भी हमने ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट अब तक बनाए हैं इन पांचों केसेस में, इनमें यदि आप देखोगे तो पैरा प्रोडक्ट जो होता है जनरली वो ज़्यादा अमाउंट में बनता है एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो। रीज़न ये होता है कि जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनते हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा बेटा, तो ऑर्थो प्रोडक्ट में क्या होता है कि यहाँ पे स्टीरिक रिपल्शंस की वजह से इस प्रोडक्ट की जो स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। पैरा में ऐसे रिपल्शंस पॉसिबल होते नहीं हैं क्योंकि वो 180 डिग्री पे होते हैं, और 180 डिग्री पे होने की वजह से यहाँ जो रिपल्शंस होते हैं दे आर मिनिमाइज्ड। तो जनरली जब तक ऑर्थो पोजीशन पे कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं आता है तब तक पैरा हमेशा ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू ऑर्थो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हेलोएरेज।
इसमें जो लास्ट पार्ट है बेटा वो है पॉली हैलोजन कंपाउंड्स का। वो जनरली कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, बट इतना है कि उसमें कुछ एक कंपाउंड्स हैं जैसे DDT होता है, उनकी स्ट्रक्चर्स और यूजेस आपको पता होने चाहिए बेटा। तो उसके थ्रू आप एक बार उसको पढ़ के देखोगे थ्योरी को तो वो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। फिर भी यदि कोई दिक्कत उसमें रहेगी तो जो है उसको हम जैसे स्कूल खोलते हैं वहाँ डिस्कस करेंगे। बट जो मेन पार्ट था इसका वो हमने 2 पार्ट्स में डील किया है। वन इज़ हेलो एल्कीन्स जिसमें स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर थे, और सेकंड है हेलो एरिन्स जिसमें 2 ही लेक्चर होंगे, एक जो पहले हम कर चुके हैं, सेकंड लेक्चर ये। तो इनको ध्यान से कीजिएगा बेटा, और इस यूनिट को बड़े अच्छे ढंग से आप एक बार रिवाइज़ कीजिए दोबारा से। बेटा मैं बार बार इस चीज़ पे फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चैप्टर है ये बेसिक पार्ट है हमारा। जितने आगे हम कन्वर्जेंस पढ़ेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ यूनिट में, वो बहुत ज़्यादा इसी चैप्टर से रिलेट करेंगे। तो इस चैप्टर को बड़े अच्छे ढंग से आपने पढ़ना है। मैकेनिज़म्स जो बताई गई हैं उनको देखिए, क्या प्रोडक्ट बनेंगे किस रिएजेंट के साथ वो आपको पता होना चाहिए, तभी जो है हम आगे ऑर्गेनिक जो करेंगे उसमें प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आपको जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यदि आप इस चैप्टर को अच्छे से नहीं करोगे तो इसको ध्यान से कीजिएगा। और नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तब तक आप अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और इन वीडियोज़ को ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।